हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। चलो जी, कथा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अनपेड सेलर। आज अनपेड सेलर करके आज पूरा कॉन्सेप्ट इसका करेंगे, फिर कल रिवीजन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। मीनवाइल आपके टेलीग्राम पर आज जो दो अभी फाइल्स अपलोड हुई हैं, उनमें से पहली है आपका टेस्ट नंबर 3, मिनी टेस्ट नंबर 3। आपको कल इवनिंग तक का टेस्ट सबमिट करने का टाइम है इस पर। कल इवनिंग तक आप टेस्ट सबमिट कर सकते हैं। मेरी टीम को मैंने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भेज दिया है ऑलरेडी इसका बनाकर, तो आप अपना टेस्ट सबमिट करना शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद है दूसरी फाइल आपके प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस ऑन द कंपनीज एक्ट। तो आपका कंपनी एक्ट पर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन दिया हुआ है। चलिए, let us start with the sales of goods act, concept of unpaid seller। अब समक्ष कुछ नहीं हो सकता फिर तो, मतलब अब मैं दुआएं दे सकता हूं बस कि तुम्हें ईश्वर सद्बुद्धि दे, और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। चलिए, देखिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ अनपेड सेलर। कॉन्सेप्ट ऑफ भाई से क्या हो गया? कॉन्सेप्ट ऑफ अनपेड सेलर। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि अनपेड सेलर का मतलब क्या होता है। तो लिखिएगा मेरे साथ, मीनिंग ऑफ अनपेड सेलर। मीनिंग ऑफ अनपेड सेलर। अच्छा, जैसे नाम से ही पता लग रहा है ना, बस नाम से ही एकदम क्लियर है। अनपेड मतलब जिसे पेमेंट नहीं हुई। जिसे पेमेंट नहीं हुई किस चीज की? प्राइस की। ओके, जिसे ऐसा सेलर जिसे प्राइस की पूरी पेमेंट अभी नहीं हुई है, वो कौन है? अनपेड सेलर है। एज सिंपल एज डेट। ठीक है ना? तो लिखिएगा seller is deemed to be an unpaid seller when कोई भी सेलर अनपेड सेलर कब माना जाता है? when पहला, होल ऑफ द प्राइस has not been paid to him। यानी कि अगर 100 रुपए में से 900 रुपए आपको मिले, 1000 रुपए में से 900 रुपए आपको मिल गए हैं, 100 रुपए नहीं मिले, तो क्या अब भी आप अनपेड सेलर हैं? बिल्कुल, अब भी आप अनपेड सेलर ही हैं, चाहे बेशक 100 रुपए नहीं मिले। यस, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड,
A bill of exchange or check was given as payment, but the same has been dishonored. लो जी, बिल ऑफ एक्सचेंज दिया गया था पेमेंट के लिए, बट डिसऑनर्ड हो गया। बिल ऑफ एक्सचेंज दिया गया था पेमेंट के लिए, बट डिसऑनर्ड हो गया। ठीक है जी। अब हमारे पास आता है यहां पर सवाल, अनपेड सेलर के राइट्स क्या क्या होते हैं। ये सबसे जरूरी सवाल हमारे पास ये है कि अनपेड सेलर के राइट्स क्या है। यहां तक लिख लिया तो मुझे डन दे दीजिएगा, डन का मैसेज दे दीजिएगा। दे दिया, चले। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, तो जी ऐसा है कि अनपेड सेलर के क्या क्या अधिकार होते हैं। देखो जी, अनपेड सेलर के अधिकारों को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। पहला होता है राइट अगेंस्ट गुड्स, दूसरा होता है राइट अगेंस्ट बायर। पहला है राइट अगेंस्ट द गुड्स और दूसरा है राइट अगेंस्ट द बायर्स। राइट अगेंस्ट द गुड्स को मैं दो पार्ट्स में अगेन डिवाइड कर सकता हूं, वेयर ओनरशिप has been transferred and second where ownership not yet transferred। अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है तो अनपेड सेलर के पास कुछ राइट हैं, लाइक राइट ऑफ लियन, बी राइट ऑफ स्टॉपेज, सी राइट ऑफ रीसेल। अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है तो इसके पास कुछ राइट है, लाइक राइट ऑफ withholding of delivery, और ऐसे ही कुछ राइट्स हैं बायर के अगेंस्ट, जिसमें कौन कौन से राइट्स आते हैं हमारे पास। राइट या लिखो सूट फॉर प्राइस, सेकंड सूट फॉर damages, third suit for interest, fourth suit for repudiation of contract। तो ये सारे राइट एक एक करके हमने आज की क्लास में डिस्कस करने हैं।
लिख लिया? चलिए, तो सबसे पहले हम आते हैं राइट ऑफ लियन पर। राइट ऑफ लियन, अगर सेक्शन याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद रह जाए तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 47 टू 49 राइट ऑफ लियन की बात करते हैं। अब सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि लियन, लियन का मतलब क्या होता है? लियन का मतलब होता है कब्जा। अच्छा, कब्जा आप किसके ऊपर करोगे? क्या आप कह सकते हो कि मेरी बाइक मेरे कब्जे में है? पागल है क्या? ऐसे थोड़ा ना होता है। तो फिर अब पुराने जमाने में जब अमरीश पुरी या फिर वो जो हमारे वो थे ना मेरा नाम है प्रेम चोपड़ा, वो जो प्रेम चोपड़ा था, वो क्या करते थे? वो किसको कब्जे में करते थे? हीरो हीरोइन के बच्चे को, भतीजे को या हीरोइन को वो कब्जे में रखते थे कि तेरा बच्चा मेरे कब्जे में है। ऐसा होता ना? तो बच्चा किसका? इनका खुद का नहीं, किसी और का। तो बड़ी सीधी सी बात है कि कब्जा किस पे होता है? किसी और की चीज पर। मैं अपनी गुड्स को अपने कब्जे में नहीं रख सकता, मैं किसी तुम्हारी गुड्स को अपने कब्जे में रख सकता हूं, तो कब्जा किसी और का। तो लियन का मतलब है गुड्स किसी और की, गुड्स किसी और की और है किसी और के पास। ठीक है ना? चलिए, मतलब सीन कुछ इस तरीके का होगा, टाइमलाइन चार्ट से समझिएगा कि यहां पर हुआ होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल प्लस ओनरशिप ट्रांसफर हो गई होगी, टू बायर एस बी, ये सेलर है, ये बायर है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ और ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। यहां पर प्राइस पे होना होगा और यहां पर डिलीवरी होनी होगी गुड्स की, किसको? टू द बायर। अच्छा, स्टेटस, स्टेटस क्या हुआ? ये हो गया, ये नहीं हुआ, मतलब डिफॉल्ट हो गया। तो अब मुझे बताइएगा, ओनरशिप बेशक ट्रांसफर हो चुकी है बायर को, बट गुड्स आज भी किसके पास है? सेलर के पास, क्योंकि डिलीवरी टू द बायर तो हुई नहीं। तो गुड्स आज भी किसके पास है? सेलर के पास। बट इतने में प्राइस अनपेड है, प्राइस में डिफॉल्ट हो गया। एज अ सेलर क्या आप गुड्स को ट्रांसफर करोगे फिर भी या नहीं करोगे? क्या आप गुड्स को ट्रांसफर करोगे या नहीं? नहीं करोगे। अच्छा, गुड्स किसके हो चुके हैं? बायर के। मतलब तू प्यार है किसी और का, पर तुझे चाहता कोई और है। बड़ी सीधी सी बात है। बायर के गुड्स हो चुके हैं, मगर आज भी चाहत किसकी रहेगी? सेलर की। क्यों? क्योंकि प्राइस की पेमेंट नहीं हुआ ना। तो यानी कि अब बायर की गुड्स पे सेलर अपना कब्जा रख लेगा। ये सिचुएशन होती है राइट ऑफ लियन की। लियन कैन बी एक्सरसाइज्ड। जी, डन का मैसेज मिल पाएगा? तो राइट ऑफ लियन का मतलब है गुड्स हैं बायर की, कौन अपने पास रख रहा है? सेलर, क्योंकि नॉन पेमेंट ऑफ प्राइस हुआ और वो अनपेड सेलर बन चुका है। ठीक है, चले, तो लिखेगा अनपेड सेलर, अनपेड सेलर, राइट ऑफ लियन। लियन के बारे में लिखेगा, इट रिप्रेजेंट द राइट टू रिटेन possession of goods. This right can be exercised by unpaid seller if following conditions are satisfied। जी,
दिस राइट कैन बी एक्सरसाइज बाय द अनपेड सेलर। हाँ जी, ये राइट कब एक्सरसाइज कर सकता है अनपेड सेलर? इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कौन कौन सी कंडीशन है जो सेटिस्फाई होने जरूरी है? शुरू करूं? भाई कौन कौन सी वो कंडीशन है जिनको सेटिस्फाई होना जरूरी है? पहला, गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड credit period has expired. Second, goods were sold without any credit. Goods were sold without any credit. बिना किसी क्रेडिट के गुड्स को बेचा है कैश में। थर्ड पॉइंट, वेयर बायर बिकम इंसॉल्वेंट। तीनों पढ़ के केवल मुझे इतना बता दो कि बताओ कोई भी दिक्कत? क्लियर है एकदम? तीनों को अच्छे से पढ़ो। सेकंड वाला कहता है गुड्स अभी कैश में, मतलब गुड्स कैश में सोल्ड हुई है विदाउट एनी क्रेडिट, बट गुड्स की डिलीवरी नहीं हुई थी ना, अगले दिन ही गुड्स की डिलीवरी होनी थी, कोई क्रेडिट पीरियड ऐसा था नहीं। जब क्रेडिट पे सेल नहीं की होगी, अरे भाई देखो ऐसा है, क्रेडिट पे सेल मतलब क्रेडिट पीरियड होता है से फॉर एग्जांपल 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन। कई बार ऐसा होता है कि आज आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, कल मुझे गुड्स की डिलीवरी भेजनी है, तो वो क्रेडिट पीरियड पे थोड़ा ना है। सुबह आपने पेमेंट की, प्राइस की पेमेंट करनी थी, दोपहर तक आपको गुड्स आया नहीं थी, वो उसे क्रेडिट पीरियड थोड़ा ना कहोगे। शाम को कॉन्ट्रैक्ट करके गए, सुबह पेमेंट करनी थी और दोपहर को तुम्हारे पास डिलीवरी आनी थी, सुबह तुमने पेमेंट नहीं की तो मैं गुड्स की डिलीवरी क्यों करूंगा? समझ आई बात? तो इसमें कोई क्रेडिट पीरियड नहीं है, समझो सब कुछ फटाफट हो रहा है। क्लियर? हाँ, तो पेमेंट मिल गई होगा ना, तो वो लियन क्यों एक्सरसाइज करेगा? बे ढक्कन, मैं तुझे कह रहा हूं कि शाम को कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सुबह पेमेंट आनी थी, दोपहर को गुड्स जानी थी, पेमेंट आई कहां? फिर वही लगा हुआ पेमेंट मिल गई, पकड़ के खड़ा हो जाओ उसे, पेमेंट मिल गई। मैं कह रहा हूं पेमेंट नहीं मिली, अनपेड सेलर है वो। चलिए आगे बढ़ते। नालायक, टर्मिनेशन ऑफ लियन। देखो जी, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर राइट ऑफ लियन आपका खो जाता है, गुम जाता है, छूट जाता है। वो कौन कौन से केसेस हैं? पहला, where goods has been delivered to carrier for the purpose of transmission टू बायर। अंडरलाइन कर दो, ठीक है? बड़ी सीधी सी बात है, लियन का मतलब है गुड्स कब्जे में, किसके? सेलर के। अच्छा ध्यान रखना, जैसे ही सेलर के पास से कब्जा हटा, लियन हटा। सेलर के पास से कब्जा हटते ही लियन भी हट गया, बस बड़ी सीधी सी बात है। तो गुड्स अगर डिलीवर कर दी कैरियर को, लियन खत्म। गुड्स अगर डिलीवर कर दी बायर को, लियन खत्म।
where buyer or his agent lawfully, धमकी देकर नहीं, lawfully obtain possession of goods from seller, अंडरलाइन कर दो, पोसेशन तक। थर्ड पॉइंट, where seller voluntary waive his right to maintain लियन। ले भाई, सेलर अलग चौधरी बन रहा है, अच्छा खासा लियन का अधिकार था वो इसने छोड़ दिया। तेरे पास लियन था भाई, तूने छोड़ दिया। वो कह रहा मुझे नहीं करना लियन, कोई बात नहीं, पेमेंट आ जाएगी, अपना भाई है भाई, ऐसी तैसी कराओ, भाई है तो। फोर्थ पॉइंट, वेयर सेलर conduct in a manner that he leads third party to believe that lien does not exist, that is estoppel by, that is estoppel। बस लिख लेना, इसको मैं समझाता हूं estoppel को। कैरियर वाला आदमी सेलर का हो तो रोक सकता है सेलर। देखो जी, अगर बायर का सेलर है तो गई गुड्स। लॉ में तो लिखा है कैरियर, बट ऑब्वियसली अगर कैरियर जो है सेलर का है तो वो वापस बुला लेगा, ठीक है ना, ऑब्वियसली ये तो ऐसा ही होगा। और कैरियर अगर बायर का है तो गुड्स गई, ये तो ऑब्वियस है। मतलब कुछ चीजें प्रैक्टिकल सोच के पता लगती है कि ऐसे होंगी। हालांकि लॉ में लिखा है डिलीवरी टू कैरियर, तो वो थोड़ा अजीब है। ऑब्वियसली सेलर वापस बुला लेगा। मगर एक बात सोचो ना कि सेलर ढक्कन है, जब उसे पेमेंट नहीं मिली तो उसने कैरियर को डिलीवरी क्यों की? फिर ये भी सोचो, ठीक है ना। तो जो आप सोच रहे हो वो तभी होगा जब कैरियर को गुड्स डिलीवर कर दी हैं, सेलर का कैरियर है, बट पेमेंट आनी थी गुड्स कैरियर को देने के 15 मिनट बाद ही आनी थी, पेमेंट नहीं आई अभी तक। फिर मैं सेलर को कह लूंगा वापस आ जा, अगर सेलर का कैरियर है तो। ठीक है, यहां तक हो गया। एस्टॉपल का मतलब क्या होता है? एस्टॉपल में लियन खो जाता है, बट एस्टॉपल का मतलब क्या है? लिख लिया यहां तक? भाई बोलो ना, हाँ बोलो ना, कह दो ना, डन 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 डन। चले एग्जाम्पल लिखिएगा। एग्जाम्पल खुले में, एग्जाम्पल खुले में ध्यान रखना। एस सोल्ड हिज कार टू बी फॉर ₹1 lakh। in spite of non-payment on due date S delivered the car to railway
and railway receipt was taken in the name of B. Now S full stop है, cannot exercise right of lien. एस लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकता भाई। अब मिल जाएगा डन का मैसेज, समझ गए होगे। लियन सॉरी स्टॉपल, स्टॉपल समझ गए। स्टॉपल क्या होता है? तो स्टॉपल का मतलब होता है कि आपने हरकतें ऐसी की, याद करो ना, पहले भी तो हमने किया, चेतना शर्मा नालायक, ध्यान से समझो। हाँ जी, हमने पहले भी तो किया। स्टॉपल का मतलब होता है पहले आपने हरकतें ऐसी की, जैसे मैं खड़ा रहा, मैं मुस्कुरा दिया और कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो वहां पे भी तो यही हुआ है। एस ने ऐसी हरकतें कर दी, तेरे को पेमेंट नहीं मिली और तू रेलवे रिसिप्ट इशू कर रहा है इन द नेम ऑफ बी ना। तेरे मम्मे का लड़का लगता है वो कि तू रेलवे रिसिप्ट उसके नाम पे इशू करवा रहा है, जब तुझे पता है कि उसकी पेमेंट नहीं मिली तो तू क्यों इशू करवा रहा है? समझ आई बात? निमोजेमी बेटा घूम के दोबारा क्लास देख लेना, अब पीछे मत ले जाओ क्लास को, दोबारा देख लेना। हाँ जी, तो यहां पर हमारा पहला कॉन्सेप्ट आता है, पहला कॉन्सेप्ट बनता है लियन। अब हम आते हैं सेकंड राइट पर। दूसरा राइट कॉल्ड एज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। लिखो जी, सेकंड right of stoppage in transit. लेता है सबसे पहले टाइमलाइन चार्ट समझिएगा। अगेन टाइमलाइन चार्ट, ये सेलर है, ये बायर है। यहां हुआ जी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स, ठीक है जी। अब यहां होनी थी डिलीवरी, तो गुड्स डिस्पैच कर दी गई टू बायर। यहां पे बायर था, गुड्स अभी यहां तक पहुंची हैं, यहां तक पहुंची हैं कि सेलर केम टू नो दैट बी बिकम इंसॉल्वेंट। बोले अभी गुड्स बायर तक पहुंची नहीं थी, बीच में ही थी कि सेलर को पता लगा कि बायर जो है इंसॉल्वेंट हो गया है। अब एज अ सेलर आप क्या करोगे? क्या गुड्स को आगे जाने दोगे या वहीं के वहीं यू टर्न ले लोगे? क्या गुड्स को वहीं के वहीं यू टर्न ले लोगे या जाने दोगे? सोच के देखो जी, वापस बुला लोगे? इसे कहते हैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट। गुड्स को रास्ते में ही रुकवा देना, कॉल्ड एज स्टॉपेज इन ट्रांजिट। लिख लो जी, सेक्शन नंबर 50 से लेकर 52।
सेक्शन 50 से लेकर 52, 50 से लेकर 52। समझ आया? बोलो जी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? चलिए, तो लिखना शुरू कीजिएगा। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब एक्सरसाइज किया जाता है? दिस राइट कैन बी एक्सरसाइज्ड if following conditions are satisfied। तो दिस राइट कैन बी एक्सरसाइज इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ये राइट कब एक्सरसाइज हो सकता है? जब फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, जब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई की जाएंगी तब। दिस राइट कैन बी एक्सरसाइज इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ठीक है जी। पहला, फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाई का मतलब है सारी की सारी पूरी होनी चाहिए। बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट। बी, गुड्स आर इन ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? जब गुड्स सेलर को छोड़ चुकी है मगर बायर के पास अभी पहुंची नहीं है। डेट इज गुड्स हैव गॉन आउट ऑफ पोसेशन ऑफ सेलर बट have not yet reached in possession of buyer। C, unpaid seller can stop the goods only for payment of price of goods। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। केवल प्राइस के लिए ये राइट एक्सरसाइज किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। केवल प्राइस के लिए। लिखने के बाद डन का मैसेज दे दीजिएगा। हाँ जी। तो ये राइट खत्म कब माना जाता है? जब बायर या उसका एजेंट डिलीवरी ले लेगा। उन्होंने रास्ते से डिलीवरी ले ली तो ये राइट खत्म। ठीक है ना? तो लिखना शुरू कीजिएगा। When does the transit come to an end? पहला, when the buyer or when the buyer take delivery।
लो जी, तो बायर ने डिलीवरी ले ली। सेकंड पॉइंट, व्हेन बायर obtains delivery even before arrival at their destination, गुड्स अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचती इससे पहले ही बायर ने गुड्स की डिलीवरी ले ली। इसे कहते हैं, गुड्स को पहुंचने से पहले डिलीवरी लेना, इसे कहते हैं बीच में ही इंटरसेप्ट कर देना। इट इज कॉल्ड इंटरसेप्शन बाय बायर एंड कैन बी exercised with or without consent of carrier। लो जी, समझ गए? बायर बीच में ही चला गया, बीच रास्ते में अपनी गाड़ियां रोक दी और कहा गुड्स डिलीवर कर दो, जैसे फिल्मों में होता है, माल लदवा दो यहां से वहां, बस खत्म, स्टॉपेज वहीं के वहीं खत्म, कुछ नहीं हो सकता। थर्ड, अगर कैरियर फोन कर दे सेलर बायर को, बायर साहब गुड्स मेरे पास हैं मैं आप ही का बंदा हूं, तो बस लॉ कहता फिर मियां बीबी राजी, क्या करेगा लॉ पाजी, क्या कर सकते हैं। थर्ड, वेयर कैरियर acknowledges to buyer that he holds the goods on behalf of the buyer, that he holds the goods on behalf of buyer। Fourth point, where goods are delivered to carrier hired by the buyer। ओले भाई, कैरियर ही बायर का था, तो फिर तो होगी हर हर गंगे। फिफ्थ, वेयर पार्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स हैज बीन मेड to buyer, the transit will come to an end for remaining goods as well, which are yet in the course of transmission, which are yet in transit। लो जी, पढ़ के बताइएगा सारे के सारे पॉइंट और बताइएगा कोई भी दिक्कत।
गुड्स बायर के हाथों में चली गई, गुड्स बायर के कैरियर के हाथों में चली गई, गुड्स किसी कैरियर के हाथों में थी जिसने बायर को कहा ले भाई मैं तेरे बिहाफ पर गुड्स होल्ड करता हूं, सेलर ने बायर ने इंटरसेप्ट कर दिया और नेक्स्ट पार्ट डिलीवरी हो चुकी है, पार्ट अभी रास्ते में है। लास्ट पॉइंट कहता है कि पार्ट डिलीवरी हो चुकी है और पार्ट अभी भी रास्ते में है। बाकी की वापस नहीं मंगवा सकता, नहीं वापस नहीं मंगा सकता क्योंकि पार्ट डिलीवरी हो चुकी है। ये पार्ट डिलीवरी का नियम है कि पार्ट डिलीवरी विल अमाउंट टू अ फुल डिलीवरी। अपने रूल्स रिगार्डिंग वैलिड डिलीवरी में पढ़ा था ये। कि आधे पार्ट्स भेज चुके हैं, वो आधे पार्ट्स और भेजने हैं तो वही असेंबल्ड होने हैं वहां पर, तो फिर उनकी भी मान लिया जाएगा डिलीवरी हो गई। फिर राइट एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता क्योंकि अब तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आधे पार्ट्स बेकार हैं और बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि एक साथ जाके असेंबल्ड होने हैं वो। जी क्रिश मिलेगा बेटा, भाई बढ़ सकते हैं, यहां तक हो गया। गुड्स वापस मंगा लें तो राइट ऑफ स्टॉपेज लियन में कन्वर्ट हो सकता है। हाँ जी चारू, हो सकता है। ठीक है, चले अगला पढ़िएगा। डिफरेंस बिटवीन लियन एंड स्टॉपेज। ये एक बार मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में, अब एक बार आप बुक में पढ़ सकते हो। पेज नंबर बताओगे कोई बुक का? कोई बुक का पेज नंबर बताओगे? होमवर्क में दे रहा हूं, लियन और स्टॉपेज में क्या फर्क होता है भाई? लियन और स्टॉपेज में क्या फर्क है, मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। कोई पेज नंबर बताएगा मुझे? पेज नंबर 152, 153, पेज नंबर 153 बुक का एक बार पढ़ सकते हो, पढ़ना ही है बस। ठीक है। फिर आता है सब सेल और प्लेज बाय बायर। जी इसका क्या मतलब होता है? यहां कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बिटवीन सेलर एंड बायर। यहां पर एस जो है बन चुका है अनपेड सेलर, एंड उसने एक्सरसाइज किया है लियन या फिर स्टॉपेज। मीनवाइल बायर प्लेज्ड और सब सेल
the goods further to Ram. ओले भाई, हे भगवान। अब क्या होगा? 3 केसेस बन सकते हैं, 3 केसेस। इफ सच प्लेज was exercised with the consent of seller, seller not aware about this, seller transferred document of title to buyer who further transferred them to राम। पहले लिख लो जी यहां तक। अच्छा, राम मेरे पास स्पेस कम है तो यहां ना आगे कंटिन्यू करना। एंड राम वॉज इन गुड फेथ। प्लीज आगे कंटिन्यू करना, मेरे पास स्पेस यहां नहीं था। एंड राम वॉज इन गुड फेथ। ठीक है जी, 3 सिचुएशन लिख लिया आपने। अब सुनना जी, हुआ क्या है यहां पे? हुआ क्या है कि सेलर और बायर के बीच में हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट। एस जो है सेलर, वो बन गया है अनपेड सेलर, और उसने एक्सरसाइज कर दिया है क्या? लियन या फिर स्टॉपेज इन गुड्स को एक्सरसाइज कर दिया। किसने? एस ने। तो एस ने लियन या फिर स्टॉपेज एक्सरसाइज कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसके बीच में? एस एंड बी के बीच में। और एस ने क्या एक्सरसाइज कर दिया है? लियन या फिर स्टॉपेज एक्सरसाइज कर दिया है। ओके, चलिए जी और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या? मीनवाइल क्या हुआ? जो बायर था उसने गुड्स को प्लेज कर दिया या फर्दर सबसेल कर दिया राम को। ठीक है, एक तरफ लियन एक्सरसाइज हुआ है या फिर स्टॉपेज एक्सरसाइज हुआ है। बायर ने पेमेंट तो नहीं की, मगर आगे गुड्स को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट जरूर कर रखा है। अब सिचुएशन क्या क्या बन सकती है? सिचुएशन नंबर 1, अगर मान लीजिए ये प्लेज एक्सरसाइज किया गया था विद द कंसेंट ऑफ सेलर, तो फिर क्या होगा? सच प्लेज एकदम वैलिड प्लेज रहेगा। ये प्लेज वैलिड प्लेज रहेगा। ठीक है, बट एस वॉज नॉट अवेयर अबाउट दिस। सेलर को तो पता ही नहीं था कि बायर आगे वादे करके बैठा हुआ है। तो फिर इनवैलिड प्लेज। क्या रहेगा? इनवैलिड प्लेज रहेगा। फिर अगर मैं कहता हूं कि मान लीजिए एस ने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर कर दिया था राम बायर को, और राम ने आगे बायर ने आगे राम को ट्रांसफर कर दिया, वाज इन गुड फेथ, तो बताइए। तो भाई साहब इसका मतलब एस की कंसेंट है, वरना डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्यों दे दिया तूने? तो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें।
प्लेज जो है वो वैलिड प्लेज रहेगा। क्या रहेगा? वैलिड प्लेज। बताइए क्या मुझे डन का मैसेज मिल पाएगा? ठीक है, तो लिखिएगा, इसे लिखिएगा। वेयर seller has exercised lien oblique stoppage in transit it shall not affect any sale oh गड़बड़ हो गई। it shall not be affected by any sale oblique pledge of goods by buyer unless exception however any such lien oblique stoppage is lost if buyer sold them oblique pledged them with consent of seller। बताओ जी, पढ़ के डन का मैसेज मिल जाएगा? क्लियर? सिमिलरली राइट ऑफ स्टॉपेज ध्यान रखना, केवल स्टॉपेज की बात हो रही है। shall be defeated if buyer has transferred the document of title of goods to sub-buyer in good faith and for consideration। लो जी, मिल जाएगा डन का मैसेज, पढ़ के देखो। क्लियर?
तीसरे राइट पर आते हैं, राइट ऑफ रीसेल। राइट ऑफ रीसेल। पहला सवाल, ये राइट कब कब एक्सरसाइज किया जा सकता है? दिस राइट कैन बी एक्सरसाइज्ड in following circumstances. Following circumstances, हाँ जी, ये राइट कब कब एक्सरसाइज किया जा सकता है? तो दिस राइट कैन बी एक्सरसाइज इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। पहला लिखेगा वेयर गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर। हाँ जी, जब गुड्स क्या होंगी? पेरिशेबल नेचर की होंगी। तब सेकंड बी पॉइंट, वेयर अनपेड सेलर has exercised his lien, his right of lien, or stoppage, and gives a notice to buyer of his intention to resell। पेरिशेबल मतलब जो जल्दी से गुड्स नष्ट हो जाती हैं, सेब, संतरा, अनार, अंगूर, मतलब फल फ्रूट वगैरह पेरिशेबल नेचर की होती हैं। सी, वेयर it is agreed between seller and buyer that seller reserve the right of resale। यहां पे चीज नोट करना, गिव अ नोटिस टू द बायर, गिव अ नोटिस टू द बायर। अब मैं दो सिचुएशन बना रहा हूं, इन 3 पॉइंट से 2 केसेस बना रहा हूं, दोनों केसेस को बड़े ध्यान से समझना। लिख लिया ना? 2 केसेस अब आपके सामने बना रहा हूं। खुले में ही लिख लेना। डिस्कस द फॉलोइंग केसेस। केस नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है फॉर सेल ऑफ गुड्स बिटवीन सेलर एंड बायर।
वो केसेस हम भी लिखें? हाँ तो कौन, मतलब तुम नहीं लिखना और कौन लिखेगा? नालायक, बायर, कमिट, डिफॉल्ट एंड सेलर क्या बन चुका है? अनपेड सेलर। एस ने एक्सरसाइज किया है लियन ऑब्लिक स्टॉपेज। एस विदाउट एनी नोटिस टू बायर रीसेल goods to Ram. Discuss right of Ram oblique Ram and B। लो जी, बड़े ध्यान से बताना, क्या राम का टाइटल वैलिड है या इनवैलिड है? भाई साहब बड़ी सीधी सी बात है, लियन या फिर स्टॉपेज एक्सरसाइज हुआ था। लियन या फिर स्टॉपेज में जब भी आप गुड्स को फर्दर सोल्ड करना चाहते हो तो आपको पहले नोटिस देना पड़ता है। नोटिस देना पड़ता है किसको? बायर को, कि मैं सोल्ड करने जा रहा हूं, जो आपने नहीं दिया। और बिना नोटिस दिया आपने फर्दर सोल्ड कर दिया राम को, तो राम का टाइटल बिल्कुल वैलिड है अगर वो गुड फेथ में है तो। डिस्पाइट द फैक्ट that notice of resale has not been given to be title of Ram, जिसे हम कहते हैं subsequent buyer, shall be valid if he was in good faith। बी का अधिकार क्या है? बी कैन टेक एक्शन फॉर damages against seller as seller proceeds to sell B's goods, क्योंकि B की गुड्स थी ना, without any notice to him। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम गुड फेथ ले सकते हो, हाँ जी, अगर वो कहीं रिश्ता नाता नहीं बता रहा है राम का तो। रिश्ता हुआ तो फिर गुड फेथ माना नहीं जाएगा, फिर तो माना नहीं जाएगा। हो गया भाई? डन दे दो भाई, डन दे दो।
केस नंबर 2, मुझे एक बात बताइएगा, केस नंबर 2, अगर केस नंबर 1 में दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट था उसके अंदर क्लियरली लिखा था कि सेलर के पास राइट है सोल्ड करने का विदाउट नोटिस, तो बताइए क्या होगा? वेयर सपोज इन केस नंबर 1 अबव, if it was expressly mentioned in contract between S and B that B can, sorry, S can resell them in case of non-payment. जी, नॉन पेमेंट के केस में एस उन्हें फर्दर सेल कर सकता है। अगर नॉन पेमेंट हुई तो एस कैन फर्दर सेल देम। तो क्या डैमेजेस क्लेम करने का अधिकार अराइज होगा या नहीं? नहीं। सेल फ्रॉम एस टू राम shall be valid. B cannot claim any damages from S for non-issue of notice। ठीक है जी, हम केवल 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। 5 मिनट के ब्रेक के बाद फिर शुरू करते हैं। 5 मिनट का ब्रेक है बस, ठीक है।
चलिए जी, तो यहां पर हमारा पहली सीरीज का राइट खत्म होता है। हमने कहा कि राइट दो तरीके के होते हैं, अगेंस्ट द गुड्स, अगेंस्ट द बायर। राइट अगेंस्ट द गुड्स को मैंने दो पार्ट्स में बांटा कि वेयर द ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड, सबसे मेन यही है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है पेपर के लिए। फिर आता है वेयर द ओनरशिप नॉट येट ट्रांसफर। अच्छा, ओनरशिप नॉट येट ट्रांसफर, तो मुझे आप बताइएगा कि कौन सा राइट यहां पर जन्म लेता है। राइट ऑफ withholding डिलीवरी। क्या है ये राइट? राइट ऑफ विदहोल्डिंग डिलीवरी, देखो जी सिचुएशन कुछ इस प्रकार है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बिटवीन एस एंड बी, सेलर और बायर के बीच में हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। दोबारा बोलता हूं, सेलर और बायर इन दोनों के बीच में हुआ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छी बात है। यहां पर प्राइस की पेमेंट होनी थी प्लस डिलीवरी होनी थी, और यहां पर ओनरशिप का ट्रांसफर होना था। लो जी, सिचुएशन समझ रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट हो गया, प्राइस प्लस पेमेंट, प्राइस प्लस डिलीवरी होनी थी, उसके बाद ओनरशिप ट्रांसफर होनी थी। ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुई। अगर प्राइस की पेमेंट नहीं हुई तो सेलर क्या गुड्स का पोजीशन रिलीज करेगा या नहीं करेगा? सेलर गुड्स का पोजीशन रिलीज करेगा या नहीं? फटाफट बताओ। If seller would release the possession of the goods or not? No, नहीं करेगा। बट आप इसे लियन कह सकते हैं। ये लियन होगा क्या? लियन होता है किसी और के गुड्स को अपने कब्जे में करना। बट यहां पर गुड्स किसकी हैं? अभी इस वक्त गुड्स किसकी हैं? सेलर की हैं या बायर की हैं? पहले तो मुझे यह बता दीजिए। यहां पर इस वक्त जिन गुड्स की हम चर्चा कर रहे हैं वो गुड्स किसकी हैं? सेलर की हैं या बायर की हैं? मुझे इतना बता दीजिए। सेलर की हैं। तो सेलर क्या अपनी गुड्स पे कब्जा रख सकता है? नहीं, तो लियन वर्ड यूज नहीं होगा। तो यहां क्या वर्ड यूज होगा? डिलीवरी से छुटकारा, विद होल्डिंग। विद होल्डिंग मतलब छुटकारा ऑफ डिलीवरी, विद होल्डिंग ऑफ डिलीवरी, फ्रॉम डिलीवरी। समझ आ गई बात? तो इस चीज को हम कहते हैं विदहोल्डिंग फ्रॉम डिलीवरी, यानी कि सेलर को अधिकार मिल गया कि वो डिलीवरी से छुटकारा पा सकता है। सेलर को अधिकार मिल चुका है कि वो डिलीवरी से छुटकारा पा सकता है। बोलो ना हां। क्लियर? चलिए, तो लिखना शुरू कीजिएगा। where buyer fails to pay the price and ownership of goods not yet transferred to buyer, seller, unpaid seller may refuse to deliver the goods to buyer. That's it. इसे कहते हैं राइट ऑफ विदहोल्डिंग ऑफ डिलीवरी। अब आता है राइट अगेंस्ट द गुड्स।
गुड्स के अगेंस्ट कौन कौन से अधिकार मिलते हैं सेलर को? सेलर को गुड्स के अगेंस्ट कौन कौन से अधिकार मिलते हैं? यहां तक लिख लिया तो डन दे दीजिए। अब हम करने जा रहे हैं सेलर के राइट अगेंस्ट द गुड्स। गुड्स के अगेंस्ट सेलर को कौन कौन से अधिकार मिलते हैं? भाई ये जो टेस्ट दिया है सारे लास्ट टाइम सबमिट करना मत करना, हो सके तो आज से सबमिट करना शुरू कर देना फटाफट। राइट अगेंस्ट द बायर, मतलब पहला हमने किया गुड्स के अगेंस्ट कौन कौन से राइट मिलते हैं, अब हम कह रहे हैं बायर के अगेंस्ट कौन कौन से राइट मिलते हैं। तो लिखेगा पहला सूट फॉर प्राइस, 2 लाइनें छोड़िएगा। सेकंड सूट फॉर डैमेजेस, 1 लाइन छोड़िएगा। सूट फॉर इंटरेस्ट, तो लाइन छोड़िएगा। सूट फॉर रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे बना के लिख लीजिएगा पहले और डन का मैसेज दीजिए। बना लिया? चलिए अब देखिएगा, अब वो सिचुएशन है, सिचुएशन कुछ इस तरीके की है, देखो जी कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ प्लस डिलीवरी भी हो गई प्लस ओनरशिप भी चली गई, फिर मिलनी थी प्राइस की पेमेंट जो हो गया डिफॉल्ट, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, प्राइस में डिफॉल्ट हो गया। अब आपका गुड्स के खिलाफ कोई अधिकार नहीं है क्योंकि आपके पास पोसेशन ही नहीं है। तो गुड्स के ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं है क्योंकि पोसेशन होना चाहिए था, पोसेशन तो आप लॉस कर चुके हो, तो राइट अगेंस्ट द गुड्स है ही नहीं। अब आपके पास केवल राइट अगेंस्ट द बायर है, और बायर पे केस किस लिए कर सकते हो? प्राइस के लिए, क्योंकि गुड्स का जो प्राइस है वो तो रिकवर करोगे ना। तो लिखेगा सेलर कैन टेक एक्शन फॉर रिकवरी ऑफ प्राइस। हाँ जी, सूट फॉर डैमेजेस, seller can recover damages for non-acceptance of goods. Suit for interest, seller may also claim interest at such rate as allowed by court. तो डिपेंड करेगा रेट कितना है, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर सूट फॉर डैमेजेस ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, सेलर कैन sue फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये इसकी जरूरत नहीं है, सेकेंड पॉइंट में कवर कर दिया ऑलरेडी से, जरूरत नहीं है इसकी, छोड़ सकते हो आप इसे। हाँ जी, सेकेंड पॉइंट में डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस में वो कवर हो जाएगा। चलिए, तो ये तो हमने सारे के सारे किए सेलर के अधिकार, अनपेड सेलर के अधिकार। आज की क्लास का लास्ट पॉइंट अब मैं करने जा रहा हूं बायर के अधिकार अगेंस्ट द सेलर। तो राइट ऑफ द बायर अगेंस्ट द सेलर, तो बायर के कौन कौन से अधिकार होते हैं देखना शुरू करते हैं। लिखिएगा
right of buyer against seller, पहला अधिकार, damages for नॉन डिलीवरी। जी, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, परंतु बावजूद इसके सेलर ने अपना वादा नहीं निभाया, डिलीवरी नहीं दी गुड्स की, तो बायर के पास अधिकार है डैमेजेस क्लेम करने का? बिल्कुल है। पढ़ सकता हूं? Where seller wrongfully neglect या फिर wrongfully refuses to deliver the goods to buyer, the buyer may sue the seller for damages for non-delivery। लो जी, सेकंड, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। हाँ जी, याद है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब होता है? जब रेयर आर्टिकल होते हैं। जब रेयर आर्टिकल होते हैं तब ये राइट मिलता है बायर को। तो लिखिएगा इन केस ऑफ breach of contract by seller, court can order specific performance only when goods are स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तभी होगी जब गुड स्पेसिफिक होंगी एंड फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। हाँ जी, किन किन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने की अपन लोग बात कर रहे हैं? पहला, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी for sale of specific and certain goods, second, goods are of special nature or are unique, third, damages would not be an adequate remedy
डैमेजेस कोई एडिक्वेट रेमेडी नहीं थी यहां पर, डैमेजेस कोई भी एक एडिक्वेट रेमेडी यहां पर नहीं थी, डैमेजेस वुड नॉट बी एन एडिक्वेट रेमेडी। ठीक है जी, तो ये हुआ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट सूट फॉर इंटरेस्ट, ये भी रिकवर कर सकता है भाई साहब। कोर्ट में अवार्ड डिपेंड करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा कोर्ट के ऊपर। इंटरेस्ट एट सच रेट एज इट थिंक फिट। फोर्थ पॉइंट एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, कंसिडरेशन में भी आया था एडिक्वेट वर्ड। सूट फॉर लास्ट पॉइंट ब्रीच ऑफ वारंटी, सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। ब्रीच ऑफ वारंटी का मतलब क्या होता है, मैंने से ब्रीच ऑफ वारंटी, देखो जी एक थी ब्रीच ऑफ कंडीशन, एक थी ब्रीच ऑफ वारंटी। तो ब्रीच ऑफ वारंटी का मतलब क्या होता है, जब आपको डैमेजेस क्लेम करने का अधिकार होता है। अच्छा, डैमेजेस क्लेम करने का अधिकार होता है, तो आप सेलर से डैमेजेस क्लेम कर सकते हो ना ब्रीच ऑफ वारंटी के लिए। यस, ब्रीच ऑफ कंडीशन में गुड्स वापस होती हैं और ब्रीच ऑफ वारंटी में डैमेजेस क्लेम करते हो, तो वो डैमेजेस। हाँ जी, तो लिखिएगा वेयर देयर इज अ ब्रीच of warranty on part of seller, buyer may sue the seller for such breach। लो जी, नहीं ऋषभ, फैंसी वर्ड्स यूज नहीं करने, लीगल वर्ड्स यूज करने हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चलो, तो ये था जी आपका कॉन्सेप्ट ऑफ अनपेड सेलर। हम अपनी रिवीजन को कल कंटिन्यू रखेंगे। कल की रिवीजन में हमारा अनपेड सेलर भी कवर होगा, अनपेड सेलर की भी रिवीजन में कल मैं कवर करूंगा, और कल सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का पूरा हो जाएगा। चलिए, नहीं विवेक उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कल रिवीजन में कवर कर दूंगा, बहुत ही फुद्दू से पॉइंट है वो। कल मॉर्निंग में 11 बजे होगी क्लास, 11 बजे, 11 बजे होगी कल। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।